बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज प्रतिलोम फलन और संयुक्त फलनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रतिलोम फलन और संयुक्त फलन किस प्रकार परिभाषित किए जाते हैं, आज हम इस भाग में अध्ययन करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में सर्वप्रथम हम प्रतिलोम फलन के बारे में बात करते हैं। प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, फिर बात करते हैं, उसके बाद परिभाषित करेंगे इसे। तो प्रतिलोम फलन के लिए एक फलन लेते हैं अपन जो ए से बी में परिभाषित हो। फलन का नाम मैंने लिया एफ। ये ए समुच्चय, ये बी समुच्चय, 1 2 3 अवयव, 4 5 6 और 7 अवयव इसमें लिए। 1 का संबंध 2 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो देखिए बच्चों, आपने इस प्रकार से इस फलन को परिभाषित किया है कि 1 का प्रतिबिंब 4 हो गया, 2 का 5 हो गया, 3 का 6 हो गया, 7 का पूर्व प्रतिबिंब कोई नहीं है, आप देख पा रहे हैं। तो फलन एक ही तो है, परंतु आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए सह प्रांत जो बी है, इसके सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होने चाहिए थे, जो कि नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है, अंतर्छेपी है। जब हम एफ इनवर्स की बात करेंगे तो बी से ए में परिभाषित किया जा सकता है, अगर विद्यमान है तो। देखते हैं इसका अस्तित्व होता है कि नहीं। यहाँ पर तो बी पहले आ जाएगा बच्चों, जो प्रांत की जगह ले लेगा। ए बाद में चला जाएगा, जो सह प्रांत की जगह ले लेगा। ये आपका बी और ये आपका ए, और यहाँ से यहाँ परिभाषित हो सकता है एफ इनवर्स, अगर अस्तित्व हुआ तो। देखते हैं अस्तित्व होता है कि नहीं। इसके अंदर हमने लिए अवयव 4 5 6 7 जो अवयव थे लिख दिए यहाँ पर। ए के अंदर कौन कौन थे, 1 2 3 अवयव थे। आप मैपिंग देख रहे हैं, 1 का प्रतिबिंब 4 था तो 4 को 1 से संबंध बना दिया हमने, और 2 का 5 के साथ था तो 5 का 2 के साथ बना दिया है, और 3 का 6 के साथ था तो 6 का 3 के साथ बना दिया है। जो ऊपर मैपिंग थी वही हमने इनवर्स में मैपिंग कर दी। लेकिन अब आप देखेंगे कि 7 का कोई प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो फलन की परिभाषा कहती है कि किसी समुच्चय ए से किसी समुच्चय बी में कोई संबंध एफ इस प्रकार परिभाषित हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में अद्वितीय अवयव के साथ संबंध बना ले, तो वह संबंध फलन कहलाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव को बाध्यता है संबंध बनाने की, तो एक अवयव 7 ऐसा मिल गया हमें बी के अंदर, बी से ए में परिभाषित कर रहे हैं, इसलिए इसका संबंध किसी के साथ नहीं, इसका प्रतिबिंब विद्यमान नहीं। तो ऐसा कोई अवयव मिल जाए तो ये फलन ही नहीं हुआ। फलन नहीं हुआ तो एफ इनवर्स का एग्जिस्टेंस भी नहीं हुआ, अस्तित्व ही नहीं हुआ। एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं हो सकता। एक दूसरा केस लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर अपन दूसरी साइड में अब की बार हम आच्छादक लेंगे, परंतु एक ही नहीं लेंगे। जैसे कि ए समुच्चय है और ये बी समुच्चय है, इसमें 1 2 3 अवयव हैं, इसमें 4 और 5 अवयव हैं। तो देखिए 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ, ये फलन f है। ये फलन बहुएकी है, एक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रांत के 2 भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत में समान प्रतिबिंब रख रहे हैं, आपके सामने है। अब मैं एफ इनवर्स का अस्तित्व अगर होगा तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ, बी से ए में परिभाषित होना चाहिए। तो बी पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा। बी में अवयव हैं 4 और 5, ए में है 1 2 और 3। मैपिंग जो थी वही मैपिंग हम नीचे करेंगे। तो 4 किसके साथ था, 1 के साथ, 1 के साथ 4, तो 4 1 के साथ संबंध बना रहा है। 2 और 3 दोनों 5 के साथ हैं, तो 2 ने भी 5 के साथ बनाया, 3 ने भी 5 के साथ। ये इसी प्रकार से मैपिंग कर दी। देखिए बच्चों, 5 जो अवयव है उसका अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, किसमें, बी से ए में। मतलब कि 5 ने 2 के साथ भी संबंध बना रहा है इसके अंतर्गत, और 3 के साथ भी, तो ये भी फलन नहीं है। तो एफ इनवर्स का अस्तित्व यहाँ भी खतरे में पड़ गया, यहाँ भी इसका अस्तित्व नहीं हुआ। अगर मैं ये 7 हटा देता यहाँ से, तो ये 7 यहाँ पर नहीं रहता और अस्तित्व हो जाता किसका, एफ इनवर्स का। तो 2-3 बातें समझने वाली हैं। अगर कोई फलन एक ही आच्छादक होगा तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। देखिए एक ही आच्छादक फलन लेके देखते हैं, आपके सामने अस्तित्व आ जाएगा। 1 2 और 3 और 4 5 और 6 बराबर अवयव लिए, तो फलन एक ही आच्छादक हो गया, एफ ए से बी में
परिभाषित है। एफ कहाँ से कहाँ परिभाषित हुआ, ए से बी में परिभाषित हुआ। एफ इनवर्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रतिलोम है इसलिए ये बी से ए में परिभाषित होना चाहिए। तो बी से ए में परिभाषित कर रहे हैं। बी पहले आ जाएगा जो प्रांत की जगह ले लेगा, 4, 5 और 6, और यहाँ पर 1, 2 और 3, ये समुच्चय बी आपका और ये आपका ए समुच्चय। तो बच्चों देखिएगा, 1 का 4 के साथ था तो 4 का 1 के साथ संबंध बना दिया, 2 का 5 के साथ था तो 5 का 2 के साथ बना दिया, 3 का 6 के साथ था तो 6 का 3 के साथ बना दिया। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में अद्वितीय संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ से फलन हो गया और फलन परिभाषित हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे, एफ इनवर्स। तो महत्वपूर्ण बात क्या हुई, अगर एफ ए से बी में परिभाषित हो एक बात, दूसरी बात एफ क्या हो, फलन एफ एक की भी हो और आच्छादक भी हो, तब वह व्युत्क्रमणी हो जाता है, मतलब उसका प्रतिलोम का अस्तित्व बन जाता है। और जो प्रतिलोम फलन है उसको एफ इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर एफ ए से बी में परिभाषित है तो उसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित होगा। ये समझने वाली बात थी। अब जो हमारी परिभाषा है प्रतिलोम फलन की वो देखते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सत्य प्रतीत होती हुई दिखाई देगी बच्चों। हमारी प्रतिलोम फलन की परिभाषा ये देखिए, ये रही, क्या कहता है, यदि फलन एफ ए से बी में परिभाषित हो, एक की हो और आच्छादक हो, दोनों चीजें हो जो अभी अपने सीखा था। उसके बाद कहता है अगर ऐसा हो तो एफ व्युत्क्रमणीय होगा अथवा प्रतिलोमीय होगा, इन्वर्टिबल बोलते हैं इंग्लिश में। कहने का मतलब अगर एक की आच्छादक है एफ तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। प्रतिलोम का अस्तित्व कब होगा, जब फलन प्रतिलोमीय हो या फिर व्युत्क्रमणीय हो। व्युत्क्रमणीय हो तो व्युत्क्रम निकलेगा, मतलब प्रतिलोम निकलेगा। ये बात यहाँ पर ये कही गई है। आगे कहता है कि f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स होगा, जो समुच्चय b से समुच्चय a में परिभाषित होने वाला वह फलन है जिसके अंतर्गत समुच्चय b का कोई अवयव b एक अद्वितीय अवयव a के अवयव से संबंध बना लेगा। तो ये परिभाषा अब बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। जैसा कि आपने नीचे देखा कि f a से b में परिभाषित है तो उसका प्रतिलोम कब निकलेगा, जब वो एक ही आच्छादक होगा। प्रतिलोम का अस्तित्व हुआ तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ, कौन से समुच्चय में परिभाषित होगा, बी से ए में परिभाषित हो जाएगा। तो ये इसकी परिभाषा हुई जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, किस तरह से किसी फलन का प्रतिलोम निकाला जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अनिवार्य स्थिति क्या हुई, फलन एक की आच्छादक होना चाहिए बच्चों। देखिए एक उदाहरण लिया, समुच्चय ए लिया, समुच्चय बी लिया, इसमें ए बी सी 3 अवयव लिए, बी में 1 2 3 अवयव लिए। क्रमित युग्मों के रूप में फलन को प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी ए जो है वो 1 के साथ संबंध बना रहा है तो a,1 पहला क्रमित युग्म। दूसरा क्रमित युग्म बनेगा b का 2 के साथ संबंध बताएगा, 2,b, ये आपका क्या हो गया, b,2 हो गया। फिर c,3 तो c,3 हो गया। 3 आपके क्रमित युग्म बने क्योंकि 3 ही संबंध दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आपने क्रमित युग्मों के रूप में बता दिया। फलन कौन से समुच्चय से, ए से बी में परिभाषित है, तो फलन लिखते टाइम हम ये बताते हैं उसका प्रांत क्या है और उसका सह प्रांत क्या है। ठीक है, अब फलन एक की आच्छादक दिखाई दे रहा है तो परिसर और सह प्रांत बराबर हो जाएंगे। आच्छादक फलन में क्या होता है, सह प्रांत बराबर क्या हो जाता है, फलन का परिसर। ये भी हम पीछे सीख के आ चुके हैं। अच्छा, ये क्या कहता है, एफ ए = 1, यानी कि फलन एफ के अंतर्गत ए का जो प्रतिबिंब है वो 1 है। फलन एफ के अंतर्गत बी का प्रतिबिंब 2 है। फलन एफ के अंतर्गत सी का प्रतिबिंब 3 है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ए का प्रतिबिंब 1, बी का 2 और सी का 3। फलन एक की आच्छादक है तो अभी बात हुई थी वह व्युत्क्रमणीय होगा। परिभाषा में हमने देखा व्युत्क्रमणीय होगा तो प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, और प्रतिलोम का अस्तित्व होगा तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित होगा तो ये बी पहले, ये ए बाद में। बी से ए में एक फलन परिभाषित कर दिया हमने, क्या बोला, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ हुआ, बी से ए में हुआ, ये लिख दिया हमने। क्रमित युग्मों के रूप में एफ इनवर्स को लिखेंगे तो हम देखेंगे कि प्रांत का अवयव, अब इसका प्रांत जो इसका
सह प्रांत था, सह प्रांत और परिसर तो बराबर होंगे क्योंकि एक एक ही आच्छादक है, तो इसका सह प्रांत बोल दो यहाँ पर या परिसर बोल दो, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो फलन एक एक ही आच्छादक होगा। फिर बी में 1 2 3 अवयव हैं, ए में ए बी सी हैं, तो 1 का संबंध ए के साथ, 2 का संबंध बी के साथ, 3 का संबंध सी के साथ क्रमित युग्मों के रूप में 1 ए 2 बी 3 सी हमने प्रदर्शित कर दिया। आप देख रहे हैं बच्चों, एफ इनवर्स में जब कोई भी फलन अपने प्रांत को ग्रहण करता है तो प्रांत में कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। एफ इनवर्स किस किस को ग्रहण करेगा, 1 को, 2 को, 3 को। 1 इसको दोगे तो एफ इनवर्स के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब कौन आएगा, ए। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, एफ इनवर्स 1 का प्रतिबिंब कौन हुआ, ए। एफ इनवर्स अपने प्रांत का दूसरा अवयव कौन लेगा, 2 को ले सकता है क्योंकि प्रांत को ग्रहण करता है कोई भी फलन, तो आपका क्या आ जाएगा, बी। और एफ इनवर्स 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सी, यानी कि 3 का प्रतिबिंब सी। ये सारी बातें यहाँ दिखाई गई हैं। इस तरह किसी फलन का प्रतिलोम जो है एफ इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है और इस प्रकार उसे परिभाषित किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे प्रतिलोम फलन कैसे परिभाषित करते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन कैसे मिलने वाला है। एग्ज़ाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं, एक उदाहरण मैंने दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 2x + 3। थोड़ी देर पहले जो हमने उदाहरण लिया था वो क्रमित युग्मों के रूप में था, अब की बार आपका नियम रूप में फलन दे दिया। नियम रूप क्या होता है, जैसे x की फॉर्म में कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए, वो आपका नियम होता है। तो f(x) = 2x + 3 बच्चों को दे दिया गया है। फलन को R से R में परिभाषित किया गया है। फलन का प्रांत भी R है और सह प्रांत भी R है। बच्चों, इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रांत और सह प्रांत के बारे में जानकारी होगी तभी हम फलन के बारे में एक एक ही आच्छादक के बारे में बात कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सह प्रांत पता होगा और परिसर हम निकाल लेंगे। परिसर और सह प्रांत बराबर होते ही पता चल जाता है फलन क्या है, आच्छादक है। चलिए आगे, फलन एक एक ही भी है बच्चों, मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले स्टेटमेंट दिया था, जितने भी एक घातीय बहुपद होते हैं सब के सब क्या होते हैं, एक एक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए एक घातीय बहुपद हमेशा हमेशा क्या होता है, एक एक ही। और R से R में वो आच्छादक भी होता है क्योंकि उसका परिसर पूरा R आ जाता है, क्योंकि वो पूरी y एक्सिस को कवर कर लेता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बात पीछे हो चुकी, हम आगे पढ़ते हैं। एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ये सिद्ध करना है आपको। तो व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। कोई फलन व्युत्क्रमणीय होगा यदि वह फलन एक एक ही आच्छादक हो, तभी तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अगर फलन व्युत्क्रमणीय नहीं होगा तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व कैसे हो सकता है। तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो फलन को एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना होगा। पिछला जो आपका प्रश्नमाला थी उसके अंदर आप फलन को एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना सीख चुके हैं। उसी थ्योरी से हम एक एक ही आच्छादक बता देंगे, और जब हम फलन को एक एक ही आच्छादक बता देंगे तो हम कह देंगे कि फलन व्युत्क्रमणीय है। आगे बात करते हैं, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। अगर फलन व्युत्क्रमणीय होगा तो उसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, उसका अस्तित्व हो जाएगा। बच्चों देखिए, एक एक ही के लिए पहले बात करते हैं। फलन है f(x) = 2x + 3। फलन R से R में परिभाषित है, अपनी बात हो चुकी है। एक एक के लिए हम क्या मानते हैं, दो अवयवों के प्रतिबिंब को बराबर मानते हैं, यानी x1 और x2 प्रांत के अवयव हैं जिनके प्रतिबिंब f(x1) = f(x2) हो जाता है। तो हमने माना कि f(x1) = f(x2) है, तो f(x1) की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, 2x1 + 3, 2x1 + 3 = 2x2 + 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x1 = 2x2 हो जाएगा। 2 से 2 हट जाएगा, आपका x1 = x2 हो जाएगा। आप क्या मानकर चले थे, f(x1) = f(x2) और आपने क्या प्राप्त कर लिया, x1 = x2। तो आप कह देंगे ना फलन f क्या है, एक एक ही है। बात एक एक ही की हो चुकी है। अब अपन बात करेंगे आच्छादक की। आच्छादक में क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि सह प्रांत के प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब x प्रांत में विद्यमान हो। अगर ऐसा हो गया तो हम कह देंगे कि फलन आच्छादक है। देखिए किस प्रकार सिद्ध करते हैं बच्चों,
माना y बराबर fx, आप पहले कर चुके हैं। y बराबर fx, तो fx की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस 3। अब हम x को y के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3 इधर आएगा तो y माइनस 3, और ये 2 नीचे जाएगा तो y माइनस 3/2 हो गया। अब देखिए प्रत्येक y, आपका सहप्रांत कौन है r, और y किससे बिलोंग करता है r, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो सहप्रांत में है उसका पूर्व प्रतिबिंब खोजने की कोशिश करते हैं बच्चों। आपका फलन f कहाँ से कहाँ परिभाषित था, r से r में। x यहाँ होंगे, y यहाँ होंगे, तो y भी रियल नंबर होना चाहिए, x भी रियल नंबर होना चाहिए, तभी विद्यमान होने का पता लगेगा। तो हमने माना फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, जितने भी आपके सहप्रांत में y हैं उनके लिए y में से 3 घटा दो। y में से y क्या है, एक वास्तविक संख्या है ये कहना चाहता है, और उसमें से 3 घटा देंगे तो y माइनस 3 भी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, तो बिलोंग्स टू r होगी। और किसी वास्तविक संख्या में अगर 2 का भाग दे दें तो भी हमें जो मिलेगा प्रतिफल वो क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या। इसलिए y माइनस 3/2 भी क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या। और y माइनस 3/2 किसके इक्वल है, x के इक्वल, इसलिए x बिलोंग्स टू r, यानी कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए हमें x बिलोंग्स टू r प्रांत में मिल जाता है। ये प्रांत है आपका, ये क्या है आपका सहप्रांत। तो हम स्टेटमेंट दे देंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत में x बिलोंग्स टू r एक पूर्व प्रतिबिंब के रूप में विद्यमान है। ये स्टेटमेंट दे दिया, प्रांत में विद्यमान है तो फलन आच्छादक है, यानी कि प्रत्येक y के लिए पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है। क्यों, क्योंकि y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r प्राप्त हो चुका है। अब आप कहेंगे चूंकि फलन एक ही आच्छादक है इसलिए व्युत्क्रमणीय होगा, जैसी अपनी परिभाषा में बात हुई थी, तो हमने आगे लिख दिया। अब चूंकि फलन f एक ही है तथा आच्छादक है तो फलन f व्युत्क्रमणीय होगा, और फलन व्युत्क्रमणीय होगा तो उसका व्युत्क्रम मतलब उसका प्रतिलोम अस्तित्व में आ जाएगा। तो हम कहेंगे f के प्रतिलोम फलन f इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब हम प्रतिलोम फलन ज्ञात करके बताते हैं। वो ज्ञात करने की विधि देखिए, जैसा आच्छादक में करते थे, y इक्वल टू एफ एक्स मान लिया आपने, तो जब भी देखिए y इक्वल टू साइन एक्स आपने किया होगा काफ़ी टाइम, साइन जो है f का ही काम कर रहा है। यहाँ पर साइन क्या है, साइन x एक फलन है, f की तरह ही है। साइन इधर में आएगा तो साइन इनवर्स y हो जाएगा कि नहीं, साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब फलन एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसके इनवर्स लग जाता है, तो f जब लेफ्ट साइड में आएगा तो उसके इनवर्स लग जाएगा, तो f इधर आते ही f इनवर्स बन जाएगा और y क्या बन जाएगा, उसका प्रांत बन जाएगा। तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स बिल्कुल इसी सिद्धांत से हो जाता है। जब आप ये लिख देते हैं बच्चों तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स है, और पीछे देखिए x की वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, किसमें, आच्छादक बताने के लिए। कितनी है x बराबर y माइनस 3/2, तो हम x की जगह y माइनस 3/2 लिख देंगे। तो ये एक प्रतिलोम फलन प्राप्त हो गया, किसका, fx का प्रतिलोम f इनवर्स y। जरा एक बात पर और गौर करते हैं, एक फलन लिखा हुआ है fx इक्वल टू जैसा आपका था 2x प्लस 3। अगर मैं इसको लिख दूं, x को z से प्रतिस्थापित कर दूं तो fz बराबर 2z प्लस 3। बताइए क्या ये फलन बराबर नहीं है बच्चों, बिल्कुल बराबर हैं। ये दोनों फलन में एक ही बात छुपी हुई है। देखिए यहाँ x बराबर 1 लोगे तो फलन का प्रतिबिंब कौन बनेगा, x बराबर 1 लिया तो 5 बन गया ना, 2 गुणा 1 प्लस 3 5, इससे भी तो वही बनेगा। z बराबर 1 लोगे तो प्रतिबिंब कौन बनेगा, 2 गुणा 1 प्लस 3 5 ही बनेगा। तो फलन तो समान प्रतिबिंब दे रहा है, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। आप कह दें कि सर मैं तो z की जगह r लेना चाहूँगा, लेकिन आपका नियम नहीं बदलना चाहिए, 2r प्लस 3, ये तीनों एक ही बात है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब y लें, z लें, x लें, बस आपके फलन का नियम नहीं बदलना चाहिए। फलन का नियम नहीं बदलेगा तो प्रतिबिंब नहीं बदलेंगे, और प्रतिबिंब नहीं बदलेंगे तो फलन वही तो रहेगा जो था। तो बच्चों थोड़ा हमारी आदत है
कि जो फलन का जो प्रांत लेते हैं वो हम x रखते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, y आ गया, तो हम लिख सकते हैं ना y को x से, यहाँ y की जगह x रख देंगे, यहाँ नियम में भी y की जगह x रख देंगे, तो नियम थोड़ी चेंज हो गया फलन का। तो ये f इनवर्स x इक्वल टू आपके सामने आ जाता है, f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3/2। और f इनवर्स कहाँ, अगर ये r से r में था आपका फलन, कहाँ से कहाँ, r से r में था f, तो फिर f इनवर्स r से r में ही हो जाएगा, क्योंकि जो सह प्रांत है वो प्रांत बन जाएगा, लेकिन दोनों समान ही हैं, इसलिए r r ही ये डिफाइन हो जाएगा। तो देखा बच्चों, इस तरह आप किसी फलन का प्रतिलोम फलन परिभाषित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करने का आपका तरीका होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए एक उदाहरण की बात और कर लेते हैं। उदाहरण वही है, क्वेश्चन बदल दिया है। क्वेश्चन कैसा, ऐसा भी आ सकता है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और फिर देखते हैं क्या कहना चाहता है। फलन f(x) बराबर 2x + 3, वही फलन लिया जो पीछे वाले उदाहरण में लिया था। फलन r से r में परिभाषित है, का प्रतिलोम फलन f इनवर्स ज्ञात करें। जबकि पिछला क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे आप, तो क्या था, सिद्ध कीजिए कि ये फलन व्युत्क्रमणीय फलन है, तो हमें एक एक ही भी बताना पड़ा और आच्छादक भी बताना पड़ा। लेकिन अब जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें इतना सा कहा जा रहा है कि दिए गए फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ आता है, तो जब कह ही रहा है क्वेश्चन कि प्रतिलोम फलन ज्ञात करो, तो इसका मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। वो जांच करने के लिए नहीं कह रहा है, वो हमें प्रतिलोम निकालने के लिए कह रहा है। तो हमें यहाँ फलन को एक एक ही आच्छादक बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हम सीधा प्रतिलोम निकाल देंगे। और आच्छादक वाली कंडीशन से प्रतिलोम निकलता है, जैसा कि आपने पिछले उदाहरण में देखा था। और क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। देखिए इसको भी करते हैं। f(x) इक्वल टू 2x + 3, f r से r में परिभाषित है, y इक्वल टू क्या है आपका f(x) है, और x इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा। क्यों, f जब इधर में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, तो उसके ऊपर इनवर्स लग जाएगा, क्यों, वो उसका प्रतिलोम बन जाएगा। जैसा कि अभी बताया था आपको, साइन दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स, और फिर साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो फिर साइन बन जाएगा, f इनवर्स इधर आएगा तो फिर f बन जाएगा। तो इस तरह से ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x + 3 ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ y बराबर f(x) की जगह 2x + 3 आ गया। अब ये स्वतंत्र चर कौन है, x, और परतंत्र चर कौन है, y। हम उल्टा करेंगे। हम यहाँ कह रहे हैं कि y को x के रूप में प्रदर्शित किया गया है, लेकिन हम जब इसको बदलते हैं तो y x की जगह आ जाना चाहिए और x y की जगह। कहने का मतलब x को y के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो हम देखो 3 को इधर में लाएंगे तो y - 3 और 2 नीचे गया, तो x इक्वल टू y - 3/2 हो गया। अब x की वैल्यू देखिए यहाँ पर आपने ऊपर निकाल के रखी हुई है, कितनी है, f इनवर्स y, तो x की जगह बच्चों ने f इनवर्स y लिख दिया। यही प्रतिलोम फलन हो गया f का, जो अभी निकाला था वही तो है। और बच्चों को अभी बात बताई थी कि y की जगह x रख दो, z रख दो, r रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी फलन का प्रांत x लेके चलते हैं, इसलिए y को x से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो f इनवर्स x इक्वल टू x - 3/2, f(x) इक्वल टू 2x + 3 का प्रतिलोम फलन बन जाता है बच्चों। इस तरह से हम किसी फलन का प्रतिलोम फलन प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आज आपने प्रतिलोम फलन की परिभाषा पढ़ी, प्रतिलोम फलन कब अस्तित्व में आता है ये देखा, और उस पर कुछ उदाहरणों को किया। आगे के भाग में हम और इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। उससे पहले हम एक बार आपके संयुक्त फलन की संकल्पना को भी तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।